बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था, भारत के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। देखिए, भारत के अगर प्राचीनतम ग्रंथ की बात करें तो जो वैदिक साहित्य है, जो ऋग्वेद हो गया, उससे संबंधित जो ग्रंथ हो गए, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन वो अलग चीज़ें हैं। उसको लिखने वाले का नाम हमको पता नहीं है, ऋग्वेद उपनिषद इन सब का, तो वो अलग चीज़ें हैं, वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन कई सारे ऐसे भी ग्रंथ हैं जिनको किसने लिखा ये हमको अच्छे से पता है, तो वो जो है अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो अब तक का ज्ञात सबसे प्राचीन ग्रंथ और उसका रचयिता, तो ये जो अष्टाध्यायी है इसको माना जाता है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनि द्वारा लिखा गया था। व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, विषय भी पूछा जाता है। वैसे मैं इस वीडियो में जो रचनाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, उसके विषय वस्तु पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि 100 पुस्तकें मैंने ली है तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ये। तो केवल हम जो है रचना देखेंगे और रचनाकार मतलब पुस्तक और लेखक। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि। उसके बाद अगला है रामायण। रामायण जो कि धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं का पवित्र धार्मिक ग्रंथ, जिसको वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। तीसरा है महाभारत। महाभारत को वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान रखेंगे ये भी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इनको यहाँ शामिल किया है। चौथा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और एक प्रकार से कॉमन क्वेश्चन के रूप में इसको लिया जाता है। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। चाणक्य जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य ये सब भी मिलता है, तो चाणक्य के स्थान पर विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जो अर्थशास्त्र है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था और इस ग्रंथ से मौर्यकालीन भारत के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए, जो चाणक्य थे वो जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों ने मिलकर के ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे। तो अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन भारत के विषय में बहुत कुछ जानने समझने को मिलता है। अगली रचना है इंडिका। देखिए, इंडिका इसको लिखने वाला व्यक्ति था मेगस्थनीज, जो कि भारतीय नहीं था, ये विदेशी था, यूनानी राजदूत था। देखिए, जब मौर्य वंशीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था तो उसी समय ये जो मेगस्थनीज है यूनान के राजदूत के रूप में भारत आया हुआ था और इसने जो है अपनी यात्रा वृतांत लिखा, मतलब कि भारत में इसको क्या अनुभव हुआ उन सब चीज़ों को इसने अपने यात्रा वृतांत इंडिका में लिख दिया था। तो ये भी जो है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत है, तो इस कारण से इसको भी मैंने यहाँ लिया है। वैसे मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि मैंने मेगस्थनीज और उसकी इंडिका के ऊपर अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगली रचना है महाभाष्य। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। लेखक कौन है? पतंजलि। ये भी व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, जिस प्रकार से अष्टाध्यायी है ना व्याकरण, वैसे ही ये भी जो है व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, पतंजलि की अष्टाध्यायी। उसके बाद अगली रचना है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो लिखा है नागार्जुन ने। देखिए, जो नागार्जुन जी है ना, इनकी 3 रचनाएं ध्यान रखना है आपको नागार्जुन जी की। तो पहला प्रज्ञा पारमिता सूत्र, दूसरा है शास्त्र, तीसरा है माध्यमिक सूत्र। तो जो नागार्जुन जी की जो माध्यमिक सूत्र है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसी माध्यमिक सूत्र में नागार्जुन जी ने सापेक्षता के सिद्धांत और शून्यवाद का प्रस्तुतिकरण किया है। देखिए, ध्यान रखना है आप लोगों को, जो नागार्जुन जी थे ना, उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत को प्रस्तुत किया, साथ ही साथ शून्यवाद का प्रस्तुतिकरण भी नागार्जुन जी को ही जाता है। तो इनकी 3 रचनाएं, और ये जो है कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क जो कि कुषाण वंशीय शासक था कनिष्क, तो उसके राज दरबार में ये रहा करते थे। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि नागार्जुन किसके दरबार में, किसके समकालीन थे, तो इनकी रचनाओं को विशेष याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगली रचना है एक ही लेखक है ये, अश्वघोष। तो अश्वघोष ये भी जो है कनिष्क के समकालीन थे, मतलब कि नागार्जुन के समकालीन थे। नागार्जुन और अश्वघोष दोनों जो है कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, ध्यान रखेंगे। तो कनिष्क के समकालीन, कनिष्क के दरबार में रहने वाले 2 लोगों का नाम आपको विशेष याद रखना है, अश्वघोष और नागार्जुन। तो अश्वघोष जी की रचनाएं देख लेते हैं। तो पहला बुद्ध चरित्र, गौतम बुद्ध जी के जो पूरा उनका जीवन वृत्त है उसकी इसमें जानकारी दी गई है। दूसरा है सारीपुत्र प्रकरण। सारीपुत्र प्रकरण, या फिर इसमें म भी लग जाता है, सारीपुत्र प्रकरण, जैसे संस्कृत में होता है ना, लास्ट म लग के फिर म में इस टाइप से एक लग जाता है, तो उस टाइप से वो पूरा भी आ जाता है सारीपुत्र प्रकरणम। वैसे ही बुद्ध चरितम, तो इस टाइप से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो सारीपुत्र प्रकरणम है, इसमें गौतम बुद्ध जी के शिष्य सारीपुत्र द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का नाटकीय उल्लेख है, मतलब कि जो सारीपुत्र प्रकरण है वो एक नाटक है। उसके बाद दूसरा है सूत्रालंकार, मतलब तीसरा सूत्रालंकार अश्वघोष जी की रचना। उसके बाद सौंदरानंद। सौंदरानंद, इसमें गौतम बुद्ध जी के सौतेले भाई सुंदर नंद के संन्यास ग्रहण करने का वर्णन है, तो ध्यान रखेंगे। ये इनकी 4 रचनाएं। अश्वघोष जी की जो 5वीं रचना है वो है श्रद्धोत्पाद। श्रद्धोत्पाद ध्यान रखेंगे। नागार्जुन जी की 3 रचनाएं, अश्वघोष जी की 5 रचनाएं। तो अश्वघोष जी की 5 रचनाएं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, बुद्ध चरित, सारीपुत्र प्रकरण, सूत्रालंकार, सौंदरानंद और श्रद्धोत्पाद। तो नागार्जुन एवं अश्वघोष दोनों जो है कनिष्क के समकालीन थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 15वें नंबर में है स्वप्न वासव दत्ता। देखिए, जो भास है ना, इनकी 3 रचनाएं आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ से जो है जितने भी लेखक आएंगे सभी गुप्त काल से संबंधित होकर, मतलब कि जब भारत में गुप्तों का शासन था तो उस समय साहित्य का बहुत ज़्यादा उन्नति हुआ, तो उस समय बहुत सारे साहित्यकार, बहुत सारे लेखक आए जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। तो जो भास है ना, ये गुप्त काल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, गुप्तों के समय के हैं ये।
तो भास की 3 रचनाएं आप लोगों को याद रखना है। पहला है स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता पूछा गया है, ये भी दूसरा है प्रतिज्ञा यौगंध रायणम, प्रतिज्ञा यौगंध रायणम, तीसरा है चारु दत्तम। तो 3 रचनाएं भास की, और ये तीनों जो है ना नाटक थे। देखिए जो गुप्तकालीन भारत था ना, उस समय जो है बहुत सारे नाटक रचे जाते थे। मतलब जैसे कि आज के समय में फिल्म वगैरह बनता है ना, तो उस टाइम पर नाटक लिखा जाता था और बाकायदा उसका मंचन भी हुआ करता था। तो लोगों के मनोरंजन का ये प्रमुख साधन हुआ करता था उस समय नाटक। तो बहुत सारे नाटक उस समय रचे गए थे, तो उनमें से ये 3 भी थे। किसके द्वारा लिखा गया? भास के द्वारा। तो ये जो है गुप्तकालीन थे, मतलब कि गुप्तों के समय के थे। उसके बाद अगली रचना है कामसूत्र। कामसूत्र ये जो है वात्स्यायन द्वारा लिखा गया है कामसूत्र। इसमें जो है ना, जो काम मतलब क्या, अगर मैं सीधे भाषा में बताऊं, आज के समय में जिसको हम सेक्स बोलते हैं, तो उस चीज को जो है यहाँ पर अच्छे से दर्शाया गया है कि उस समय के लोगों के बीच जो काम है, जो सेक्स है, उसको लेकर के क्या सोच थी। तो वो सारा कुछ हमको यहाँ देखने को मिलती है। तो आप लोग जो है इस रचना से, कामसूत्र से, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गुप्तकालीन भारत कैसा था। जैसे कि बोला जाता है गुप्तकालीन भारत को भारत का स्वर्ण युग, तो वो स्वर्ण युग क्यों था? मतलब लोग जो है काफी अच्छे से उस समय रहा करते थे, इस कारण से वो जो है इस तरह की चीजों पर भी ध्यान देते थे, लिखा करते थे। तो कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया था, गुप्तकालीन ये भी थे। उसके बाद न्याय भाष्य, ये भी वात्स्यायन द्वारा लिखा गया था। देखिए कई सारे जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिखी गई थी। तो कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि आपको जो है रचनाकार का नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि अश्वघोष, तो बोलेगा कि निम्न में से कौन सी रचना अश्वघोष की है अथवा नहीं है। तो अश्वघोष जी की मैंने 5 रचनाएं बताई, तो आपको सभी को याद रखना आवश्यक है। अगली रचना देख लेते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी रचनाएं हैं, ये कालिदास जी द्वारा लिखी गई है। कालिदास जी, जिनको महाकवि कालिदास कहा जाता है, ये भी गुप्तों के समय के थे, गुप्तकालीन थे। वैसे इनके संबंध में थोड़ा सा विवाद भी है। कई सारे लोग जो हैं, कई सारे जो इतिहासकार हैं, इनको काफी पहले मानते हैं, मतलब कि गुप्तों से भी प्राचीन इनको माना जाता है, लेकिन अधिकतर जो है गुप्तकालीन इनको मानते हैं। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। तो पहली रचना है मालविकाग्नि मित्रम, दूसरी है विक्रमोर्वशीयम, तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये जो पहले के जो 3 है ना, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तीनों जो है नाटक थे, कालिदास जी द्वारा लिखा गया। जैसे कि मैंने बताया कि गुप्त काल में नाटक बहुत ज्यादा रचे जाते थे। उसके बाद ऋतुसंहार, मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभव, इन चारों को महाकाव्य कहा गया है। तो देखिए पहले जो 3 है वो नाटक है, ध्यान रखेंगे, पहले के 3 नाटक, उसके बाद जो बाकी के जो 4 हैं महाकाव्य। तो जो महाकवि कालिदास जी हैं, इनकी 7 रचनाओं को माना गया है। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं थी जो अप्राप्त है, मतलब कि अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, ध्यान रखेंगे। तो महाकवि कालिदास जी की इन 7 रचनाओं को ध्यान रखेंगे। ऊपर वाले 3 नाटक हैं, नीचे के 4 महाकाव्य हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि गुप्तकालीन भारत में जितने भी नाटक रचे गए थे ना, उस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है कि इस कौन से नाटक में क्या टॉपिक था, मतलब कि उसमें क्या चरित्र था, क्या कहानी थी, वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो मैं उस वाले वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप लोग देखिएगा। बड़ा मैंने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगली रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये भी नाटक है जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस में क्या है, ये हालांकि लिखा गया था गुप्त काल में, लेकिन इससे जो है मौर्यकालीन भारत के विषय में जानकारी मिलती है। तो जो विशाख दत्त थे, अपनी रचना मुद्रा राक्षस में बड़े ही नाटकीय ढंग से चंद्रगुप्त मौर्य और जो उनके गुरु थे चाणक्य, उनके द्वारा किस प्रकार से मौर्य वंश की स्थापना की जाती है, इसका उसमें जिक्र किया गया बड़े ही नाटकीय अंदाज से। तो ध्यान रखेंगे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। उसके बाद है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम भी विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था। इसमें जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा किस प्रकार से अपने बड़े भाई को सत्ता से अपदस्थ किया जाता है, किस प्रकार से जो शक है उसका दमन किया जाता है, क्योंकि जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो बड़ा भाई था वो निकम्मा था, वो जो है शकों का सामना नहीं कर पा रहा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया और अपने बड़े भाई की पत्नी से विवाह किया। तो इस चीज को जो है इस देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में विशाख दत्त ने बड़े ही नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जो नाटकों के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। अगली रचना है मृच्छकटिकम। ये भी नाटक है जो कि शूद्रक द्वारा लिखी गई थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र ये जो है भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी, गुप्त काल की रचनाएं हैं ये सभी। तो जो नाट्यशास्त्र है, इसमें जो है नाट्य की विधाएं, मतलब कि उस समय जैसे कि मैं बता रहा हूं कि नाटक बहुत ज्यादा लिखा जाता था, जिसको आज हम लोग प्ले ड्रामा बोलते हैं ना, तो उस टाइप की चीजें उस समय बहुत लिखी जाती थी। तो जो भरत मुनि थे, उन्होंने पूरा का पूरा नाट्यशास्त्र लिख डाला कि जो नाटक है, जो उसका मंचन है, किस प्रकार से होना चाहिए। तो ये नाट्यशास्त्र ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और ये सभी जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कामंदक नीतिसार। कामंदक नीतिसार रचनाकार है शिखर। उसके बाद है महाविभाषा शास्त्र। महाविभाषा शास्त्र लिखने वाले हैं वसुमित्र। उसके बाद है सूर्य सिद्धांत, किसने लिखा है, आर्यभट्ट, ध्यान रखेंगे। सूर्य सिद्धांत ये पूरा जो है सौर मंडल वाली रचना है, तो ध्यान रखिएगा आर्यभट्ट, इन्हीं के नाम से जो अपना भारत द्वारा जो पहला उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम ही आर्यभट्ट है, इन्हीं के नाम पर। तो आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है वृहत संहिता। वृहत संहिता किसकी रचना है, वराहमिहिर। ये भी कई बार पूछा गया है। वराहमिहिर ये भी गुप्त काल से संबंधित है, उसी समय के थे। तो इनकी रचनाओं को ध्यान रखेंगे। 4 रचनाएं मैंने यहाँ ली है वराहमिहिर की। तो पहली वृहत संहिता, दूसरी है पंच सिद्धांतिका,
तीसरी है वृहत जातिका और चौथी है लघु जातिका। तो इनकी ये 4 रचनाएं, जो पहली वाली है ना वृहत संहिता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। लेकिन बाकी 3 भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी रचना इस लेखक की है, नहीं है, इस टाइप से। तो आपको जो है सभी को याद रखना होगा। उसके बाद अगली रचना है प्रयाग प्रशस्ति। देखिए प्रयाग प्रशस्ति कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये जो है एक अभिलेख है। किसका अभिलेख है? समुद्रगुप्त, गुप्त शासक समुद्रगुप्त द्वारा जारी किया गया था, और इसको लिखने वाला वो था हरिसेन। तो हरिसेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति में जिस भाषा शैली का प्रयोग किया, उससे पता चलता है कि वो एक लेखक था, साहित्यकार था, लिखने में उस्ताद था, ये हम बोल सकते हैं आसान भाषा में। तो हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति, तो हरिसेन द्वारा लिखे गए किसी पुस्तक का उल्लेख तो नहीं मिलता है, कोई ऐसा पुस्तक नहीं मिला है जिसको कि हरिसेन ने लिखा हो, लेकिन वो आला दर्जे का साहित्यकार जरूर था, उसके इस प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। उसके बाद है उदयगिरी लेख, ये भी अभिलेख है जिसका लिखने वाला है शाव। तो ये जो साव है ना, इसको वीरसेन के नाम से भी जाना जाता है, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। उदयगिरी लेख, जिस प्रकार से प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक उसी प्रकार से उदयगिरी लेख। अगली रचना है, ये भी जो है लेख है, अभिलेख है, मंदसौर स्तंभ लेख। इसको लिखने वाला है वत्स भट्टी। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर स्तंभ लेख। अगली रचना है भट्टी काव्य। भट्टी काव्य जिसको रावण के नाम से भी जाना जाता है, रावण वध के नाम से भी जाना जाता है। भट्टी काव्य को रावण वध या भट्टी काव्य, किसने लिखा है? भट्टी। तो कई बार इसको जो है रावण वध के नाम से भी दे देगा, या फिर भट्टी काव्य के नाम से भी दे देगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम किसने लिखा है? भारवी। ये भी कई बार पूछा गया है। देखिए मैंने जितने भी यहाँ ग्रंथ लिए हैं ना, वो सब अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। अगली रचना है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, इसके रचनाकार हैं सोमदेव। कथा सरित सागर। उसके बाद है अभिधम्म कोश। अभिधम्म कोश रचनाकार है वसुबंधु। उसके बाद है पंचतंत्र। पंचतंत्र ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। देखिए पंचतंत्र, इसको जो है अभी तक बहुत सारे भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। ये जो पंचतंत्र है ना, ये बच्चों की कहानियां हैं। क्या हुआ था कि ऐसा बताया जाता है कि कोई राजा थे, और उस राजा के बच्चे थे, राजकुमार थे, जो कि पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। तो राजा ने जो है आचार्य विष्णु शर्मा जी को आमंत्रित किया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन ये भी जो है मतलब बच्चों को पढ़ा नहीं पाए। मतलब कि इनको भी लगा कि इन बच्चों को साधारण तरीके से तो नहीं पढ़ाया जा सकता, तो इन्होंने क्या किया, पंचतंत्र नामक ग्रंथ लिखा। मतलब उसमें जो है छोटी छोटी कथाएं उन्होंने लिखी, और उस कथाओं के माध्यम से उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और उससे जो है बच्चे फिर सीखने लगे। तो ये जो पंचतंत्र है, इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, इसके 5 अलग अलग भाग हैं। तो जो पंचतंत्र है ना, इस पे अलग से डिटेल में अलग वीडियो बन सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा इस पर अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊं। तो पंचतंत्र ध्यान रखेंगे, विष्णु शर्मा। एक और बात मैं बता दूं कि पंचतंत्र कब लिखा गया था, इस पर भी जो इतिहासकार है काफी उनके बीच विवाद है, मतभेद है। कई सारे इतिहासकारों का मत है कि पंचतंत्र गुप्त काल में लिखा गया था, तो कई सारे इसको जो है काफी प्राचीन भी मानते हैं, कहीं तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का बताते हैं। तो अलग अलग राय रखी जाती है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को भी। तो ये सभी जो है गुप्त काल के लेखक थे यहाँ तक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो अब यहाँ से जितने भी लेखक आएंगे ये गुप्त काल के बाद के हैं, मतलब कि 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद के हैं ये लेखक। तो देखते हैं काव्यादर्श। काव्यादर्श किसने लिखा है? दंडी। काव्यादर्श दंडी। उसके बाद 10 कुमार चरित, ये इनका पूछा जाता है, 10 कुमार चरित दंडी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगली रचना है हर्ष चरित। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। किसने लिखा है? बाणभट्ट। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, उसके द्वारा हर्ष चरित की रचना की गई थी। इसमें जो है हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद अगली रचना है कादम्बरी। ये बाणभट्ट की रचना है। तो बाणभट्ट की 2 रचनाएं, हर्ष चरित और कादम्बरी। ध्यान रखेंगे, बाणभट्ट किसका दरबारी था? हर्षवर्धन का दरबारी था। उसके बाद अगली रचना है वाशवदत्ता। वाशवदत्ता किसने लिखा है? सुबंधु ने। इसके बाद हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का शासक था, जिसका दरबारी कवि बाणभट्ट था। तो हर्षवर्धन खुद भी साहित्यकार था, उसने भी कुछ पुस्तकें लिखी थी। इसकी 3 रचनाओं के विषय में जानकारी मिलती है हर्षवर्धन की। तो पहली है नागानंद, दूसरी है रत्नावली, और तीसरी है प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन की 3 रचनाएं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली रचना है उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित किसने लिखा है? भवभूति। भवभूति, उत्तर रामचरित। भवभूति की दूसरी एक और रचना है मालती माधव। ये बहुत बार पूछा गया है, भवभूति की मालती माधव, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरी एक और रचना है महावीर चरित। ये भी भवभूति द्वारा लिखी गई थी। तो भवभूति की 3 रचनाएं, उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है मत्त विलास प्रहसनम। मत्त विलास प्रहसनम ये भी बहुत बार पूछा गया। क्यों? क्योंकि इसको लिखने वाला एक राजा था, एक शासक था, महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि दक्षिण भारत के पल्लव वंशीय शासक था। पल्लव, देखिए दक्षिण में जो है पल्लव शासकों ने शासन किया था, सुदूर दक्षिण में जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है विशेष करके वहां पर। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो कि पल्लव शासक था, उसके द्वारा मत्त विलास प्रहसनम नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता रहा है। अगली रचना है महेंद्र वर्मन प्रथम जी की ही भगवद दुज कियम। भगवद दुज कियम, देखिए कई सारे जो ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, उनके नाम थोड़े से कठिन है, लेकिन आप लोगों को याद रखने होंगे। अगली रचना है वेणी संहार। वेणी संहार किसने लिखा है? भट्ट नारायण। वेणी संहार, भट्ट नारायण, ध्यान रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अगली अगली रचना है श्रृंगार तिलक। श्रृंगार तिलक किसने लिखा है? रुद्र भट्ट। रुद्र भट्ट की श्रृंगार तिलक। अगली रचना है उद्भट। देखिए ये दो अलग अलग नाम है, पहला वाला रुद्र भट्ट है और जो दूसरा है ये उद्भट है, अलग अलग नाम है। तो उद्भट की रचना अलंकार सार संग्रह। अलंकार सार संग्रह। उसके बाद अगली रचना है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। किसने लिखा है? वामन ने लिखा है। वामन की काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। तो यहाँ जो रचनाएं हैं ना, ये थोड़ा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछा जाता है, तो आप लोग इनको भी जो है ध्यान रखिएगा। अगली रचना है न्याय तत्व। न्याय तत्व किसने लिखा है? नाथ मुनि जी ने। उसके बाद है योग रहस्य रत्न। योग रहस्य रत्न किसने लिखा है? भोज। ये जो है राजा भोज नहीं है, ये दूसरा भोज है। उसके बाद अगली रचना है राज मार्तंड। ये भी भोज द्वारा लिखा गया है। उसके बाद अगली रचना है रस रत्नाकर। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने वाले हैं नागार्जुन द्वितीय। इससे पहले नागार्जुन हुए थे कनिष्क के समय में, ये दूसरे वाले नागार्जुन है जिनको नागार्जुन द्वितीय के नाम से जाना जाता है। रचना है इनकी रस रत्नाकर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है गणित सार। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने वाले हैं श्रीधर। अब गणित सार है मतलब गणित संबंधी रचना है। तो देखिए हमारे भारत में प्राचीन समय में बहुत सारे विषयों में लिखा जाता था, पूरे ब्रह्मांड के बारे में, गणित के बारे में, विज्ञान, चिकित्सा, इन सब के ऊपर में, कला के बारे में भी, जैसे कि चाहे कामसूत्र हो, नाट्य शास्त्र हो, तो इस टाइप की बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि आज के जो आधुनिक समय में हम बोलते हैं कि ये पाश्चात्य की देन है, जबकि असल में ये सारा कुछ जो है हमारे भारत की देन है, जो कि किसी प्रकार से भारत से बाहर चला गया और वापस आ गया, और वापस अंग्रेज इसको लेकर के आए और उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ हमने शुरू की, हमने खोजा, लेकिन वो चीज़ें जो है हमारे भारत में पहले से ही थी। तो हम जो है इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, तो इनमें शोध की आवश्यकता है। तो ध्यान रखेंगे सारा कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। अगली रचना है आर्य सिद्धांत। किसने लिखा है? आर्यभट्ट द्वितीय। इससे पहले एक और आर्यभट्ट हुए थे जिन्होंने सूर्य सिद्धांत लिखा था, मैंने बताया, तो ये दूसरे वाले आर्यभट्ट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कुट्टनिमत। कुट्टनिमत किसने लिखा है? दामोदर गुप्त। तो दामोदर गुप्त जी की 4 रचनाएं याद रखिएगा। पहला तो कुट्टनिमत, दूसरा है तत्व कौमुदी, तीसरा है तत्व वैशारदी, चौथा है न्यायवर्तिका तात्पर्य। न्यायवर्तिका तात्पर्य किसकी रचना? ये दामोदर गुप्त जी की, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। न्याय सूची निबंध। न्याय सूची निबंध किसने लिखा है? वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र की भी लगभग 4 या 5 रचनाएं हैं। तो ये पहला न्याय सूची निबंध, दूसरा है न्याय सूत्रोधारा। न्याय सूत्रोधारा। अगली रचना वाचस्पति जी की, टोटल इनकी 4। तो अगली इनकी जो रचना है वो है न्यायकारिका। न्यायकारिका और चौथा है योगसार संग्रह। वाचस्पति मिश्र जी की 4 रचनाएं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगली रचना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा है? जयानक। जयानक जो कि एक कश्मीरी पंडित थे, उनके द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया है। जयानक जी की दूसरी रचना है प्रबंध कोश। तो इनका जो पृथ्वीराज विजय है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है जयानक जी का, ध्यान रखेंगे। जयानक, जयानक है, जयनक मत समझिएगा, जयानक। अगली रचना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी कई बार पूछा गया है, किसने लिखा है? राजशेखर। राजशेखर की कर्पूर मंजरी। राजशेखर की ही दूसरी रचना है काव्य मीमांसा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राजशेखर की 2 रचनाएं, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा। अगली रचना है नवशाहसांक। नवशाहसांक किसने लिखा है? पद्मगुप्त ने, नवशाहसांक। आगे बढ़ते हैं। तो अगली रचना है आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद सर्वस्व किसने लिखा है? राजा भोज ने लिखा है। आयुर्वेद सर्वस्व, राजा भोज की 4 रचनाएं आप लोगों को याद रखना है। पहला तो हो गया आयुर्वेद सर्वस्व, दूसरा व्यवहार समुच्चय, तीसरा है शब्दानुशासन, चौथा है युक्ति कल्पतरु। युक्ति कल्पतरु किसके द्वारा लिखा गया है? राजा भोज के द्वारा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगली रचना है क्षेमेंद्र की, ये भी बहुत बार पूछा गया है, वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी किनके द्वारा लिखा गया है? क्षेमेंद्र जी के द्वारा, कई बार पूछा गया है ये भी। उसके बाद है कोक शास्त्र। कोक शास्त्र कोक पंडित द्वारा लिखा गया। उसके बाद है नैपथ चरित। नैपथ चरित किसके द्वारा लिखा गया? श्री हर्ष के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे ये सब चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित लिखने वाले हैं विल्हण। विल्हण की विक्रमांक देव चरित, कई बार ये पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कुमार पाल चरित। कुमार पाल चरित जो कि हेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है प्रमाण मीमांसा। प्रमाण मीमांसा किसने लिखा है? जयदेव। जयदेव जी की दूसरी रचना जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, गीत मीमांसा। जयदेव, तो जयदेव जी की 2 रचनाएं, प्रमाण मीमांसा और गीत मीमांसा। अगली रचना है पृथ्वीराज रासो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, किसने लिखा है? चंद बरदाई जी ने। ये जो पृथ्वीराज रासो है, इससे पृथ्वीराज चौहान जी के विषय में जानकारी मिलती है। वही पृथ्वीराज चौहान जिनका अपने जो मोहम्मद गोरी है उसके साथ तराइन के मैदान में युद्ध हुआ था, तो उनके विषय में चंद बरदाई जी द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो से जानकारी मिलती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद अगला है राज तरिंगिणी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कलहण इसको लिखने वाला है, राज तरिंगिणी के लेखक हैं कलहण। ये जो राज तरिंगिणी है, इससे कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है, कश्मीर के शासकों, कश्मीर के राजाओं के विषय में जानकारी मिलती है। अगला है रसमाला। रसमाला जो कि सोमेश्वर द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है
कृति कौमुदी ये भी सोमेश्वर जी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद शिशुपाल वध जो कि माघ द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है भोज प्रबंध जो कि वल्लाल द्वारा लिखा गया है। इसके बाद अंत में जो दो रचनाएं हैं, ये दोनों जो है चिकित्सा संबंधी रचनाएं हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। जो चरक संहिता है ना, इसको लिखने वाले हैं तीन इसके रचनाकार बताए जाते हैं। सबसे प्रमुख हैं अग्निवेश, दूसरे हैं चरक, तीसरे हैं दृढ़बल। तो इनमें से जो अग्निवेश जी हैं उन्होंने इसको लिखना आरंभ किया था, इस कारण से उनको प्रमुख माना जाता है। और जो आचार्य चरक हैं उन्हीं के नाम पर इसको चरक संहिता कहा जाता है। तो उन्होंने जो है इसमें बहुत काम किया इसको लिखने में, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बाकी दृढ़बल भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है माफी चाहूंगा सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता माफी चाहूंगा, तो कंटिन्यू करते हैं। सुश्रुत संहिता इसको लिखने का श्रेय जाता है धन्वंतरी एवं उनके शिष्य सुश्रुत जी। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो धन्वंतरी जी थे उन्होंने जो है चिकित्सा संबंधी ज्ञान अपने शिष्य सुश्रुत जी को दिया और सुश्रुत जी ने जो है उसको संहिताबद्ध किया। तो ये टोटल 100 रचनाएं और उनको लिखने वाले लेखकों के नाम थे। तो इनमें से बहुत सारे जो पुस्तकें हैं अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना के रख लीजिएगा, आपके परीक्षा के बहुत काम आ सकता है। तो वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। मैं एक बार माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा गला ख़राब है इस कारण से छींक आ गया था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने